अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमाअत-ए-मोहम्मद के अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सुबह बख़ैर। प्यारे बच्चों, उर्दू निसाब से हम मुलाक़ात देख रहे थे, इंटरव्यू देख रहे थे, एक फ़नकार का तारुफ़ देख रहे थे। आइए हम देखते हैं मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब से मुलाक़ाती ने जिस तरह के सवालात किए और उन्होंने जो तशफ़ी बख्श जवाबात दिए थे, जिससे हमें उनकी शख्सियत का भरपूर अंदाज़ा हुआ है। हमने देखा था पिछले लेक्चर में हनफ़ी साहब ने बताया था कि आज के ज़माने के बच्चे, मौजूदा दौर के जो बच्चे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को मानने वाले बच्चे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में आंखें खोलने वाले बच्चे हैं, तो किस तरह से वो आज कंप्यूटर, रोबोट और इसी तरह के जो तकनीकी चीज़ें हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और उन्हीं पर वो यकीन भी रखते हैं, उन्हीं के साथ वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं। अब उनके लिए तिलिस्माती कहानियाँ, जादूगरों की, दियो परियों की और आसिफों की कहानियाँ कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जहन कहीं ना कहीं उस तरफ भी उनका भटकता है। तो मकसदी कहानियाँ बताने के लिए, उन्हें नसीहत दिलाने के लिए स्कूल और घर के अलावा तरबियती कहानियों के तौर पर उन्हें किताबों रिसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें ये जो कड़वी गोलियाँ हैं मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए या फिर जिसमें उनकी दिलचस्पी हो उसके ज़रिए उन्हें देख करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो आइए अब हम अगले सवाल देखते हैं निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 36 पर। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी से एक मुलाक़ात, सफ़ा नंबर 36 पर आना है। कुछ सवालात हमने कल देख चुके हैं, देखिएगा आगे। मुलाक़ाती अगला सवाल करता है, दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में बच्चों के अदब की फ़नी व तदरीसी सूरत हाल क्या है। अब चूँकि बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, इसीलिए इसी उन्वान के तहत सवाल पूछा गया कि बच्चों के लिए आपके पास या आपके इल्म में पूछना चाहता था कि बच्चों के अदब की फ़नी व तदरीसी सूरत हाल इस वक्त क्या है दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में। कहते हैं हनफ़ी साहब कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत सी ज़बानें राइज हैं, मैं इनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, अलबत्ता अंग्रेज़ी से या अल्लाह है और इसमें अदब अतफ़ाल का इंतहाई उम्दा और मयारी ज़ख़ीरा मौजूद है, जो पेशकश के लिहाज से भी बहुत दिलकश है। देखिए यहाँ पर बताते हैं हनफ़ी साहब साफ़गोई के साथ कि बहुत सारी ज़बानें राइज हो चुकी है तरक्की याफ्ता ममालिक में, लेकिन हर ज़बान से मैं तो वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं वाक़फ़ियत नहीं रखता। हाँ, अंग्रेज़ी मुझे याद आती है, अंग्रेज़ी से मैं उनसे रखता हूँ या अंग्रेज़ी मुझे आती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अदब अतफ़ाल यानी बच्चों का अदब जो है अंग्रेज़ी ज़बान में, अंग्रेज़ी अदब में बहुत ज़्यादा शामिल है और बहुत मियारी भी है, ना सिर्फ वो पढ़ने के लिए बल्कि इसकी पेशकश भी खूबसूरत अंदाज में की गई है। मुलाक़ाती कहता है कि हमारे नामवर अदीबों और शायरों ने बच्चों का अदब तख्लीक़ किया था, आज हमारे मशहूर क़लमकार इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। हम पिछले ज़माने के अगर नामवर अदीब या शोरा हज़रात देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने, जिसमें से ख़ास तौर पे इस्माइल मेरठी वगैरह का भी नाम आता है। ऐसे बहुत सारे शोरा हैं, बहुत सारे अदीब भी हैं जिन्होंने क्या किया है, बच्चों के लिए लिखा है, बच्चों के अदब के तौर पे लिखा है। लेकिन आज के ज़माने में मशहूर क़लमकार, मशहूर शोहरत तो रखते हैं, चाहे वो अदीब हो, मुसन्निफ़ हो, शायर हो, लेकिन बच्चों के लिए नहीं लिख पाते। तो इसकी वजह पूछते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब कहते हैं कि कोई ऐसा शायर नहीं जिसने बच्चों के लिए अदब तख्लीक़ ना किया हो। मीर, सौदा वगैरह के अलावा गालिब ने बच्चों के लिए तो खादिर नामा भी लिखा है। इनके बाद इक़बाल को लीजिए, इक़बाल ने बच्चों के लिए कितनी अच्छी नज़में लिखी है। आगे चले तो फैज़, कृष्णचंद्र और असमत चगताई हैं, फिर हफ़ीज़ जालंधरी, अहमद नदीम क़ासमी, मिर्ज़ा अदीब, फ़खरुल ऐन हैदर के नाम मुझे याद आ रहे हैं। इनके जो दूसरे कारनामे हैं उनकी जानिब लोगों ने खूब तवज्जो की, लेकिन अदब अतफ़ाल को अपनी बुनियाद बनाने वाले अदबा व शोरा को इस लायक नहीं समझा गया कि इन पर कुछ लिखा जाए। अदब अतफ़ाल की जानिब नए लिखने वाले इसलिए कम मायल होते हैं कि वहाँ से कुछ हासिल नहीं होता। देखिए यहाँ पर हनफ़ी साहब ने मुदल्लिल अंदाज में मुलाक़ाती के सवाल का जवाब दिया। कहते हैं बहुत सारी मिसालें देते हुए कि कोई ऐसा शायर नहीं गुज़रा जिसने अदब, वो भी ख़ास तौर पर बच्चों का अदब
अदब पर क़लम नहीं उठाया हो, जिसमें नाम लिया उन्होंने मीर, सौदा, गालिब, इकबाल वगैरह बहुत सारे शुरा। उसके अलावा फैज़ है, कृष्णचंद्र है, इसमत चुग़ताई है, हफ़ीज़ जालंधरी है, अहमद नदीम ख़ाज़मी है, मिर्ज़ा अदीब है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर है। इनके अलावा भी कुछ है, लेकिन ये सरसरी नाम उन्होंने याद करते हुए कहा कि इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इनके जो दिगर कारनामे हैं तिफ़्ल अदब के अलावा में, अदब अतफ़ाल के अलावा में जो दिगर कारनामे हैं उस पर ज़्यादा रोशनी डाली गई, जिसकी वजह से अदब अतफ़ाल पर लिखे गए या उस पर उठाए गए कलम पर कोई तवज्जो नहीं की गई, जिसकी वजह से ये बात काबिल ज़िक्र भी नहीं रही। अब जो है मौजूदा ज़माने में जो नए कलमकार हैं, नए लिखने वाले हैं, वो इसीलिए इस तरफ यानी अदब अतफ़ाल की तरफ तवज्जो नहीं देती, क्योंकि उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात समा चुकी है कि इस पर कलम उठाना भी बेकार है, इसलिए कि इसकी कोई ना पजीराई है, ना ही इसमें कोई हिम्मत अफजाई मिलती है, ना ही इससे कोई हासिल है, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं करते। मुलाकाती फिर सवाल करता है, बच्चों के गैर लिसानी अदब मसलन कार्टून है, वीडियोज़ है, एनिमेशंस है, फिल्में वगैरह की तालीमी अहमियत क्या है? ये बच्चों के किरदार साजी में किस हद तक मुफीद है? जैसे कि हमने भी पहले कार्टून वगैरह की बात की थी, यहाँ पर मुलाकात भी यही सवाल करता है कि गैर लिसानी अदब, गैर लिसानी जो ज़बान से ताल्लुक़ नहीं रखता है, तो इसमें जो कार्टून है, वीडियोज़ है या एनिमेशंस वगैरह है, जिसके ज़रिए बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, तो ये बच्चों के किरदार साजी में यानी शख्सियत बनाने में क्या किरदार अदा करता है? तो हनफी साहब का जवाब है, बेशक तदरीसी काम में ये सब बहुत माविन है, अलबत्ता किरदार साजी के साथ ये चीज़ें बाज़ मनफी असरात भी पैदा करती है। ये बिल्कुल सही जवाब है उनका, इसलिए कि तदरीसी काम में कार्टून वगैरह भी माविन होते हैं। कार्टून देख करके मैंने पहले भी कभी शायद बताया होगा, जो चीज़ आप सुनकर याद रखते हो उसे ही अगर आप देख लें तो वो तादेर याद रहती है, ज़्यादा ज़हन नशीन हो जाती है। तो यहाँ पर कार्टून है, वीडियोज़ है, एनिमेशंस वगैरह है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, यानी कि गोया आप दिमाग पर पत्थर की लकीर बना रहे हैं, यानी वो हिफ्ज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये तालीमी मैदान में तो कारआमद है, लेकिन इसके साथ साथ शख्सियत पर या उसके किरदार पर मनफी असरात भी रूनुमा होते हैं। बच्चे अक्सर कॉमिक्स के बहुत आदी हो जाते हैं, इस तरह पढ़ने लिखने का उन्हें वक्त नहीं मिलता और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए इनके देखने या पढ़ने में तो तवाज़ुन ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कार्टून देख देख कर ख़ुद की ज़बान भी कार्टून वाली बना लेते हैं, यानी घर में भी जब वो बात करने लगते हैं तो कार्टून ही के अंदाज में बात करते हैं, कार्टून ही की ज़बान का इस्तेमाल वो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बच्चों के जहन पर असरअंदाज होती है, उनकी सेहत पर असरअंदाज होती है, मुसलसल देखते देखते वो भूख प्यास भी भुला बैठते हैं, इसके अलावा वो पढ़ाई से दूरी अख्तियार करने लगते हैं। मुलाकाती का अगला सवाल, टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन को अदब के लिए एक चैलेंज तस्वुर किया जा रहा है, लोग और ख़ास तौर पर तलबा किताबों से दूर होते जा रहे हैं, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? जवाब मिलता है मुलाकाती को, बेशक तदरीसी काम में हाँ, टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन वगैरह सिर्फ अदब के लिए ही नहीं, पूरे प्रिंट मीडिया के लिए चैलेंज बने हुए हैं। आपकी तशवीश दुरुस्त है। पिछले लोग कहते थे चोर को निगहबान बना देने से चोरियां रुक जाती है। देखिए यहाँ पर उन्होंने मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल करते हुए मुदल्लिल अंदाज में जवाब देने की कोशिश की है। हनफी साहब ने कहते हैं कि टेलीविज़न और मोबाइल वगैरह फ़ोन सिर्फ अदब के लिए ही नहीं, पूरे प्रिंट मीडिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। और फिर ऐसे वक्त में अखलाक़ी पस्ती, तनज़्ज़ुल या किरदार की जो गिरावट है ये आना लाजमी है, इसलिए आपकी तशवीश भी दुरुस्त है। पिछले लोग क्या कहते थे, अगर चोर के हाथ में चाबी दे दें तो चोरी नहीं करता, या चोर को निगहबान बना दे तो चोरियां रुक जाती हैं। ये पिछले वक्तों के लोगों की सोच थी या उनका जहन था। ऐसा कुछ किया जाए कि तदरीस व तालीम के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही में ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश पैदा की जाए। अब देखिए मैं आपको फिर बताती चलूँ, इसकी एक खूबसूरत मिसाल या इसकी एक बेहतरीन मिसाल इस वक्त जो फासिलाती तालीम चल रही है, ऑनलाइन तालीम जो चल रही है, ये एक बेहतरीन मिसाल साबित हो सकती है। यानी कि हम यहाँ पर मीडिया के ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम अपने लेकिन इसके लिए मुस्बित सोच लाजमी है। आप मीडिया का सही इस्तेमाल करें, ये लाजमी है। आप मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप क्या है लाइब्रेरी देख सकते हैं, आप अपने मतलब की किताब, अपने मतलब के रेफरेंस, हवाले वगैरह सब कुछ यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि
تدریس و تعلیم کے لیے الیکٹرانک میڈیا میں زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا ہونی چاہیے۔ ملاقاتی کا اگلا سوال ہے کہ اردو ادب اطفال میں آپ کا حصہ کیا اور کتنا ہے، یعنی اردو ادب کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے۔ خدمات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو حنفی صاحب کہتے ہیں کہ نثر میں کہانیوں کے میرے 3 مجموعے ہیں، جس کا نام ہے نیلا ہیرا، بندروں کا مشاعرہ، حلوہ چور۔ بچوں کی نظموں کے 6 مجموعے ہیں، جیسے کھیل کھیل میں، نرسری کے گیت، چٹخارے، مزیدار نظمیں۔ بچوں کے لیے بول میری مینا شائع ہو چکے ہیں۔ مطلب انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو گنوایا ہے کہ بچوں کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کیا نہیں لکھا۔ پھر یہاں پر ملاقاتی سوال کرتا ہے کہ بچوں کے ادب کی ترقی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں۔ حنفی صاحب کا جواب ہے، بچوں کے لیے لکھتے وقت مصنف کو خود بچہ بن جانا چاہیے، یعنی بچوں کی نفسیات سے اس کا بخوبی واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ کسی چھوٹے بچے کے بارے میں یا اس کے تخیل کے اعتبار سے لکھنا چاہتے ہیں، جب قلم اٹھانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس کی عمر کا بننا ہوگا، آپ کو پہلے بچہ بننا ہوگا کہ بچے کی سوچ کیا ہوتی ہے، بچے کی لمیٹیشنز کیا ہوتے ہیں سوچ کے، اس کے حدود کیا ہے سوچ کے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے اور پھر آپ بچہ بن کر بچے کے لیے لکھتے ہیں تو آپ اپنی تحریر کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں آگے کہ وہ تحریر میں بچوں کی دلچسپی کا وافر مواد مہیا کرے۔ مصنف کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ بھی وسیع اور متنوع ہونا چاہیے۔ متنوع کے معنی یہ مختلف ہے، ایک جیسا ہی تجربہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موقع بہ موقع استعمال ہونے والے الگ الگ تجربے وہ یہاں پر پیش کر سکتا ہے۔ ظرافت سے بھرپور کام لے۔ قدیم لوگ کہانیوں اور داستانوں کو دور حاضر کی سائنسی ایجادات سے آمیز کر کے ادب تخلیق کیا جائے تو کارآمد نتائج برآمد ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ ادب سے کام لینا چاہیے، تخلیقی صلاحیتوں سے کام لینا ہے۔ تو پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا اسی کو آج کے حوالے کے ساتھ بتانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ظرافت سے بھرپور کام لے، ظرافت ہنسی مذاق کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں، تاکہ بچوں میں دلچسپی باقی رہ سکے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر اساتذہ ہی بچوں کے لیے نصیحتوں کی پوٹ جیسی کہانیاں اور نظمیں لکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگوں کا ذہن بھی بن چکا ہے اور یہ ایک طریقہ کار بھی ہو چکا ہے، یہ ماحول بھی بن چکا ہے کہ اساتذہ ہی بچوں کے لیے عموماً اخلاقی کہانیاں یا درسی تربیتی کہانیاں یا لطیفے یا کوئی بھی واقعات وغیرہ لکھ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے اور مستند شاعروں اور ادیبوں کی ادب اطفال کی تخلیق میں شرکت لازمی ہے۔ بچوں کے لیے شاعری کرنے والوں کے مشاعرے ہونے چاہیں۔ بچوں کے لیے لکھنے والوں کو ٹیلی ویژن اور ویڈیوز پر زیادہ مواقع فراہم کرنا چاہیے۔ یہاں پر مصنف سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنے تخلیق کار کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس سے وہ واقف ہونا چاہیے، اور بچوں کے لیے شاعری کرنے والوں کے مشاعرے بھی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ادبی محفلیں جو جمتی ہے یا مشاعرے جو ہوتے ہیں، اس میں کسی نہ کسی خاص مقصد کے ضمن میں مشاعرہ رکھا جاتا ہے، تو کبھی کبھار بچوں کے لیے مشاعرے رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے جو بھی مواقع ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ملاقاتی اگلا سوال کرتا ہے کہ اردو زبان کے طلباء و طالبات کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے پیارے بچوں، حنفی صاحب کا پیغام ہم سبھی کے لیے ہے، خصوصاً آپ بچوں کے لیے ہے۔ کیا پیغام دیتے ہیں کہ کامیابی کے لیے خوب محنت کی ضرورت ہے۔ کامیابی حاصل کرنا ہے تو محنت، بلکہ خوب محنت کی ضرورت ہے، اور کوئی شارٹ کٹ تلاش کرنا بیکار ہے۔ دیکھیے اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ کے ذریعے ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یقین جانیے گا وہ جعلی ڈگریاں بے معنی ہوتی ہیں، چند دنوں میں ہی اس کی اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر بچوں کے لیے جو بھی لکھنا ہے، ہر ایک کو بہت بہترین کوشش کرنا ہے، اور کوئی شارٹ کٹ تلاش نہیں کرنا ہے۔ شارٹ کٹ جیسے میں نے ابھی جعلی ڈگریوں کی بات کی ہے، ہر ناکامی عارضی ہوتی ہے اور زیادہ کوشش کرنے کی نصیحت کرتی ہے۔ اللہ بڑا منصف ہے۔ دیکھیں یہاں پر ناکامی اگر کہیں پر میسر آتی ہے یا مل جاتی ہے تو اسے مایوس ہو کر کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ جب ٹھوکر لگتی ہے انسان
चलना नहीं छोड़ देता, बल्कि रास्ता बदलता है या फिर देख कर के कदम आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर कामयाबी का पहला जीना ही नाकामी माना जाता है, नाकामी के बाद ही कामयाबी हासिल होती है। यानी कि जब चिराग जलाया जाता है तो उसके नीचे अंधेरा ज़रूर होता है, लेकिन चिराग रोशन होकर सारा घर रोशन कर ही देता, खुद जलकर सारा घर रोशन कर देता है। तो उसी तरह से नाकामियाँ, ठोकरें अगर आती भी है आपके नसीब में तो इससे मायूस नहीं होना है, बल्कि इससे हमें हर बार कुछ सीखना है कि किस वजह से नाकामी मिली है, अब हमें कामयाबी कैसे हासिल करनी है। मुलाकाती आखिरी सवाल करता है, बच्चों के लिए लिखी गई अपनी कोई नुमाइंदा नज़म इनायत फरमाएं। बच्चों के लिए जो नज़में लिखते थे हनफी साहब, उसमें से कोई एक आध नज़म बताइए। तो हनफी साहब ने बड़ी ही खूबसूरत नज़म आप बच्चों के लिए पेश की है, लीजिए सुनिए आप भी। 10 रुपये फी बोतल पानी, 10 रुपये फी बोतल पानी, हक्का बक्का रह गई नानी। अपना बचपन याद किया तो, अपना बचपन याद किया तो, अरजानी सी थी अरजानी। अरजानी कहते हैं सस्ते, कम कीमत, कम दाम को। बचपन नानी ने जब याद किया तो कहने लगी कि हमारे ज़माने में इतनी कीमतें नहीं थी, बहुत चीज़ें सस्ती हुआ करती थी। 12 आने से असली घी, 11 आने तोला चांदी, केले थे 2 पैसे दर्जन, केले थे 2 पैसे दर्जन, चावल 5 आने पंसेरी। बायोस्कोप टिकट एक ना आना, बायोस्कोप टिकट एक आना, एक अठन्नी का पाजामा। स्कूलों में फ़ीस नहीं थी, स्कूलों में फ़ीस नहीं थी, कॉलेज 2 रुपये माहना, महीने की फ़ीस कॉलेज की 2 रुपये हुआ करती थी। नाना की तनख्वाह जो पूछी, नाना की तनख्वाह जो पूछी, कुल 45 रुपया निकली। 45 रुपये नाना की तनख्वाह में सारा ज़माना खुश हुआ करता था। 45,000 के लगभग पाते हैं अब्बू और अम्मी। आज के ज़माने में अम्मी अब्बू 45,000 रुपये कमा कर भी परेशान हाल होते हैं, लेकिन पिछले ज़माने में नाना 45 रुपये कमा कर पूरा घर खुशहाल हुआ करता था। तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये है, बताने का मकसद ये है कि उस ज़माने में महंगाई नहीं थी, उस ज़माने में हर चीज़ अर्जा थी, सस्ती थी, कम दाम में हुआ करती थी, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर लोग एक दूसरे से शाकी नहीं रहते थे, बल्कि वो शुक्र अदा करते थे, मोहब्बत और खुलूस के जज्बात लुटाया करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बरकत भी डाल रखी थी। तो यहाँ पर आपको हनफी साहब की खूबसूरत नज़म देखने को मिली, पढ़ने को मिली, सुनने को मिली। आपसे गुजारिश है कि आप भी आपकी ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक लिखने की आदत डालिए, अखबारात का इस्तेमाल कीजिए, आपकी तख्लीक़ी सलाहियतों को उजागर कीजिए, ताकि हिंदुस्तान को रोशन सितारे नसीब हो सके। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।